चलिए हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 2023 में जो क्वेश्चंस आए थे, जैसे विभिन्न ट्रेडों में फिटर, इलेक्ट्रीशियन, आरएसी, वेल्डर, टर्नर, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक आदि इत्यादि जो भी ट्रेड चलते हैं, जो भी हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन का पेपर आया था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसमें और इसका विस्तृत वर्णन भी हम करेंगे कि क्या क्या चीजें, कौन सा आंसर सही है और कौन सा नहीं है, वो भी चीजें देखेंगे। चलिए ये देखिए 2023 का हमने क्वेश्चंस लिया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा 75 क्वेश्चन जो सीबीटी एग्जाम होता है उसमें 75 क्वेश्चंस आते हैं। तो 75 में से हमारा क्या आता है, जो ट्रेड थ्योरी का रहता है, ट्रेड थ्योरी का जो रहता है हमारा वो 38 क्वेश्चन, और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस WCS का जो हमारा रहता है 6 क्वेश्चन, और ड्राइंग का जो हमारा रहता है 6 क्वेश्चन, और एम्प्लॉयबिलिटी का जो हमारा रहता है 25 क्वेश्चन। इतना चीजें हमें जानना है। तो ये WCS का जो हमारा 6 क्वेश्चन है उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है कि धातु का कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपित तथा बल हटाने पर अपने पूर्वावस्था में आ जाता है। तो चलिए, यानी कि कोई भी ऐसी धातु है जिसे हम लोग बल लगाएं तो क्या हो जाए कि बल लगाने पर विस्थापित हो जाए, बल हटा लें तो पुनः अपनी अवस्था में आ जाए। जैसे देखिए हमारे पास एक रबड़ है, जैसे इसमें हम लोग बल लगाते हैं तो क्या करता है, ये विरूपित हो जाता है, बढ़ जाती है इसकी लंबाई, लेकिन जैसे ही बल हटाते हैं तो ये अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो यही सवाल हमारा पूछ रहा है कि कौन सा गुण के कारण ये ऐसा हो रहा है। तो देखिए जो ऑप्शन हमारा दिया है, इलास्टिसिटी, टेनासिटी, प्लास्टिसिटी और मैलाइबिलिटी। इलास्टिसिटी का मतलब हिंदी जो होती है हमारा प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता का तात्पर्य ये है कि जब हम लोग कोई भी वस्तु पर बल लगाते हैं, जैसे स्प्रिंग, जैसे बल लगाने पर वो उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है और बल हटा लेने को वो अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो इसी चीज को इलास्टिसिटी करते हैं, यानी इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो इलास्टिसिटी होगा। लेकिन बाकी के हम लोग जो 3 ऑप्शन बच रहे हैं उसके भी बारे में हम जानेंगे। टेनासिटी का मतलब क्या होता है, तन्यता। तन्यता क्या है, तन्यता आपको बता दें कि तन्यता का तात्पर्य ये है कि किसी पदार्थ को हम लोग क्या करें कि उसकी लंबाई में वृद्धि कर दिया जाए या वृद्धि रखने का गुण रखता हो। जैसे स्टील के वायर हो गए, कॉपर के वायर हो गए और आयरन के वायर हो गए, जो हम लोग तार के रूप में एक तरह से उसको बनाने का जो जिसमें क्षमता रहती है उसी को तन्यता कहते हैं। यानी कि एक तरह से खींचने का जिसमें गुण रहता है वही हमारा तन्यता है, टेनासिटी उसको कहा जाता है। तो ये सब देखिए कॉपर में होता है, आपका स्टील में होता है, आयरन में होता है। इन धातुओं में ज्यादातर लौह धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा कि तन्यता क्या है। प्लास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी का मतलब कि जिस चीज को यदि हम उस पर बल लगाएं तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में न आके एक नई अवस्था धारण कर लेती है, वो प्लास्टिसिटी है। ठीक है, प्लास्टिसिटी का हिंदी जो होता है वो सुघट्यता। प्लास्टिसिटी का तात्पर्य, जैसे मान लीजिए यही हमारा एक रबड़ है, चाहे कुछ ऐसी धातु है, यदि हम इसको ऐसा जोड़ सकें, चाहे टूट जाए, ब्रेक कर जाए, और या इसको ऐसे कर दें इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाए, वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ना आके एक नई अवस्था प्राप्त कर ले। जैसे गीली मिट्टी, कहा जाता है कि गीली मिट्टी जो है प्लास्टिसिटी होती है। गीली मिट्टी या गीले आटे को, जैसे इसको हम सपोज दैट इसका शेप बदल दें तो क्या होता है, पुनः जैसे गोल शेप में था सपोज दैट, यदि हम उसको दबा दें तो वो पुनः अपनी शेप में गोल अवस्था में नहीं आता है। उसको जैसे दबा देते हैं, चपटी अवस्था में दबा देंगे तो चपटा हो जाएगा, या किसी और अवस्था में दबा दे तो उस टाइप का हो जाता है। तो वही हमारा प्लास्टिसिटी है, यानी कि जब बल लगाने पर वह दूसरा रूप ले लेता है तो उसको प्लास्टिसिटी कहते हैं। चलिए, मेलाबिलिटी क्या होती है, मेलाबिलिटी का मतलब कि आघात वर्धनीयता। इसका हिंदी देखा जाए तो हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का तात्पर्य क्या है कि आघात करने पर, यानी आघात का मतलब उस पर चोट करने पर उसकी लंबाई में, चौड़ाई में वृद्धि हो, तो उसी को
अघात वर्धनीयता यानी मैलाबिलिटी, जैसे ज्यादातर लौह धातुओं में प्रॉपर्टीज पाई जाती है कि वो मैलाबिलिटी होती है। ठीक है, तो इसकी भी हम लोग परिभाषा जान गए। प्रत्यास्थता का जो है ये परिभाषा जो है प्रत्यास्थता का हूबहू दिया है, तो इसका जो हमारा आंसर सही होगा ए होगा। चलिए अब आगे के क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि धारा का इकाई क्या है। तो धारा की इकाई हम लोग जानते हैं कि धारा की इकाई क्या है, एम्पियर। ठीक है, धारा की इकाई जो होती है हमारा एम्पियर होता है। बाकी वाट दिया है, वोल्ट दिया है, ओम दिया है, ये भी सब हम लोग जानेंगे कि ये किसकी इकाई है। तो देखिए वोल्ट जो हमारा है ये किसका इकाई है, विभव का है। ओम किसका है, प्रतिरोध का है। विद्युत शक्ति देखिए जो वाट है ये हमारा विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का हम लोग जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, P बराबर VI होता है। फार्मूला ये जानते रहिए, कभी कभी इस पे सवाल भी देता है, यानी जो पावर होता है उसका मात्रक वाट है। तो हम लोग ये जान गए कि धारा का जो हमारा इकाई है वो क्या है, एम्पियर है। आगे के क्वेश्चंस में क्या होगा, यही सवाल यही क्वेश्चंस रहेंगे, बस इधर उधर बदल के। ऐसे कंपटीशन में आप कभी देते हैं रेलवे या अन्य एग्जाम्स की, तो उसमें भी ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। तो मुझे आशा है कि आप लोग इसको एकदम तैयार रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है। तो जो पानी का विशिष्ट ऊष्मा होता है वो 1 होता है। विशिष्ट ऊष्मा की हम आपको परिभाषा बता दें कि विशिष्ट ऊष्मा होता क्या है। विशिष्ट ऊष्मा कहने का मतलब कोई भी 1 ग्राम मात्रा को यदि 1 डिग्री टेम्परेचर यदि बढ़ाने में जो ऊष्मा खर्च होती है, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया कि जैसे पानी ही ले लिया, जैसे पानी को ही 1 ग्राम हमने मात्रा ले लिया, 1 ग्राम में हमारा पानी है। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। यदि 1 ग्राम मात्रा को इसका टेम्परेचर सपोज दैट कुछ भी यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड हम बढ़ा दे रहे हैं, जैसे सपोज दैट पहले हमारा क्या था 45 डिग्री था, अब 45 डिग्री से 46 डिग्री हमने इसका सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो जो टेम्परेचर बढ़ाने में कितनी ऊष्मा की जरूरत होती है उसी को हम लोग विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। किसी भी पदार्थ का अलग अलग हर पदार्थ का होता है। तो जो पानी का हमारा होता है, पानी का जो विशिष्ट ऊष्मा होता है 1 होता है। ये बहुत ही बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, कि पानी का विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, 1 होता है। बाकी का और अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग चीजें होती है, लेकिन उसके बारे में हम लोग नहीं जाएंगे, काफी डीपली हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा हम आपको बता दें कि जैसे एल्युमिनियम के लिए 0.22, लोहा के लिए 0.12, तांबा के लिए 0.10, पारा के लिए 0.03, प्लेटिनम के लिए 0.03, ये सब अन्य धातुओं के लिए होती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, यानी वस्तु जो उसका मूल मात्रा, कहने का मतलब मूल चीज है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो वो जो हमारा आंसर आएगा, देखिए मास। मास का मतलब द्रव्यमान। यानी जो वस्तु में कोई निहित पदार्थ की मात्रा है उसको हम लोग मास कहते हैं। बाकी ये चीज जानिए, देखिए क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्या होता है वॉल्यूम, क्या होता है डेंसिटी, क्या होता है। तो ये भी सारा हम चीज आपको बता दें। डेंसिटी क्या चीज होती है हमारा, डेंसिटी बराबर, यानी डेंसिटी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, घनत्व। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा के आयतन। ये फार्मूला जानते रहिए कि किसी भी पदार्थ का यदि 1 ग्राम आयतन है तो उसमें कितना द्रव्यमान निहित है, तो वही डेंसिटी बताता है। ठीक है, वॉल्यूम हम लोग जानते हैं, आयतन, वॉल्यूम का जो हिंदी होता है आयतन। आयतन का तात्पर्य कि कोई भी चीज कितना जगह घेरता है उसी को हम लोग वॉल्यूम कहते हैं, किसी भी चीज का। ठीक है, जैसे ठोस पदार्थों का आयतन निश्चित होता है, द्रव पदार्थों का आयतन निश्चित नहीं होता है। जिसमें हम लोग रख देते उसी का आकार आयतन निश्चित होता है, आकार नहीं निश्चित होता। आयतन जिसका वो रहेगा, द्रव पदार्थों का यदि हम आयतन नापना है तो उसको लीटर में नापते हैं। ठीक है, बाकी देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमारी देखिए होती है, इसका फार्मूला होता है
इसको विशिष्ट गुरुत्व या विशिष्ट घनत्व भी कहते हैं। इसका जो फार्मूला है हम लिख दे रहे हैं। इसका फार्मूला हमारा है वस्तु का घनत्व बटा के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व। ये बहुत बार पूछा है, फार्मूला भी कभी कभी पूछ देता है या इस चीज को पूछ देता है कि वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहते हैं, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जानते रहिए। अगला जो सवाल आएगा 2024 के तमाम ट्रेडों में पूछा जाएगा तो यही हो सकता है कि विशिष्ट घनत्व का फार्मूला क्या है, वस्तु का घनत्व बटा के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व। चलिए अगला हम लोग सवाल चलते हैं कि एमकेएस प्रणाली में यम अक्षर क्या दर्शाता है। तो यम अक्षर हमारा क्या दर्शाता है, मीटर को। देखिए प्रणाली 3 टाइप्स की होती है। हमारा एमकेएस होती है, एक एफपीएस होती है और एक सीजीएस होती है। ये 3 पद्धतियां हैं किसी चीज को मुख्य रूप से जो मूल मात्रक है उसको नापने का। एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और सीजीएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में लंबाई को हम लोग किसमें नापते हैं, मीटर में, ठीक ना। लंबाई ये देखिए 3 चीज बताता है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो हम लोग द्रव्यमान को एमकेएस रहेगा तो किलोग्राम में नापेंगे, समय को सेकंड में, समय सेकंड में नापेंगे। बोलने की बात है। इसको लंबाई को किस में नापते हैं, फीट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड, सीजीएस को सेंटीमीटर में और ग्राम में और सेकंड में। तो ये हमारा देखिए आंसर हो गया। न माइल होगा, न मिलीमीटर होगा, न माइक्रोन होगा और ये सब चीजें नहीं होगी, ठीक है। तो हमारा आंसर मीटर आ जाएगा। माइल क्या होता है, 1.6 किलोमीटर को हम लोग माइल कहते हैं। माइक्रोन 10⁻³ मिलीमीटर जानबे करते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। चलिए अगला जो क्वेश्चन है लास्ट कह रहा है कि इनमें से किस धातु को प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। तो देखिए लोहा हमारा किसमें होता है, आपको बता दें कि देखिए जिंक दिया है, जिंक में लोहा नहीं होता है। ब्रोंज मेटल दिया है, तो ब्रोंज किसे कहते हैं हिंदी में, इसको कांसा, कांसा है। कांसा में भी लोहा नहीं होता है। ब्रास दिया है, ब्रास में भी नहीं होता है। ब्रास का हिंदी पीतल, पीतल में नहीं। फेरस मेटल, फेरस मेटल का तात्पर्य लौह धातु है। तो लौह धातु देखिए नाम से ही स्पष्ट है, तो लौह धातुओं में क्या होगा, लोहा होता है। तो हमारा जो राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए लेकिन वो जानते रहिए कि कांसा किसे कहते हैं और पीतल किसे कहते हैं। देखिए इसका एक ट्रिक है, इसको याद कर लीजिएगा। कांसा जो हमारा होता है, इसका देखिए कांसा को हम लोग अंग्रेजी में ब्रोंज कहते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ब्रोंज। इसको काटता, इसका एक ट्रिक हम बना दे रहे हैं, काटता। काटता का मतलब जो कांसा है हमारा किस किस चीज से मिलकर बना है, कांसा जो है टिन और तांबा से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, टिन प्लस तांबा। तो हमारा कांसा याद हो जाएगा। सवाल में भी, अगला सवाल में भी आपको आ जाता है कि कांसा किस धातु से मिलकर बना है, या कांसा वर्ड आ जाए तो उसको काटता याद कर लीजिएगा, यानी टिन और तांबा से मिलकर बना है। और पीतल का आपको बता दें कि पीतल किस धातुओं से मिलकर बना है, ये भी पूछता है। पीतल जो हमारा है इसको अंग्रेजी में ब्रास कहते हैं। ये पिताजी कोड याद कर लीजिए, एक कोड से याद रहेगा तो कभी भी आपको नहीं भूलेगा। यानी हमारा पी से क्या हो जाएगा, पीतल। एक इन धातुओं से मिलकर बना है पीतल जो है, तांबा प्लस जिंक, तांबा प्लस जिंक, तांबा प्लस जिंक मिलकर बनेगा तो पीतल हो जाएगा। अब देखिए अब इन तीनों को हम लोग मिला दें। जैसे देखिए तांबा तो दोनों में कॉमन है, लेकिन टिन और जिंक दोनों में कॉमन नहीं है। तो यानी कि तांबा प्लस टिन प्लस जिंक, यदि हम तीनों को आपस में मिला देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए गन मेटल हो जाएगा। ये भी परीक्षा में पूछता है। तो इससे हमारा
एक ट्रिक से 3 हमारा याद हो जाएगा। यानी तांबा, टिन और जिंक मिला देंगे तो गन मेटल हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग ये 6 क्वेश्चन को याद कर लेंगे, समझ लिए होंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।